नमस्कार टीवी नाइन राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत पांडे। चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां निकालने और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के बेरोजगार सरदार शहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ घर घर जाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल मौजूद है। भरत, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ मांगे हैं जिनको जी लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है? जी अभी हमारे पूरे राजस्थान के जो सबसे मूल तो जो चिकित्सा विभाग की विज्ञप्तियां जो है नई वो जारी होनी थी, उनके लिए लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे थे। साइकिल यात्रा लेकर दिल्ली तक गए थे युवा सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। वहां राष्ट्रीय नेतृत्व जो था कांग्रेस का, उसके द्वारा हमारी वार्ता सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री जी से भी वहां करवाई गई दिल्ली में। फिर जो वार्ता हुई और उसके 2 दिन बाद उन्होंने वादा किया था कि भी एमओ की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और एक एक करके सारी विज्ञप्ति चरणबद्ध तरीके से हम लोग 15 नवंबर से पहले पहले 70% जो विज्ञप्तियां हैं भर्तियों की वो जारी कर देंगे। लेकिन इन्होंने पहले एमओ की तो कर दी 14 तारीख को, जिससे हम वहां से आंदोलन से उठ के आ गए। फिर दीपावली आ गई बीच में, फिर सीएचओ की विज्ञप्ति जारी हुई 2 दिन बाद। इन्होंने कहा था उसी अनुसार सीएचओ की विज्ञप्ति जारी हुई। फिर इन्होंने कहा था कि भी उसके बाद सीएचओ के बाद नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जारी होगी, और पूरा वहां से बता के इन्होंने हमें चार्ट भेजा था। फिर होगी रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और एएनएम की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी। तो अब क्या है, इन्होंने धीरे धीरे करके 15 नवंबर का समय दिया था हमें कि भी ये सारी विज्ञप्तियां 15 नवंबर तक जारी हो जाएंगी। और कुछ अन्य जो कैडर निर्माण होने थे, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन का हो, चाहे ब्लड बैंक टेक्नीशियन का हो, ओटी टेक्नीशियन का हो, अदर खूब सारे कैडर हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज से जुड़े हुए कैडर्स हैं, जिसमें उनके ऊपर नई वैकेंसीज भी निकालने की बात थी, रिक्त पदों की संख्या मांगने की बात थी और जल्दी से जल्दी उन पे भर्तियां कराने की बात थी। फिर नर्सिंग ट्यूटर की जितनी भी भर्तियां थी, जैसे जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, इनमें ना तो नर्सिंग ट्यूटर है, ऐसे ही 27 नर्सिंग कॉलेज खोल दिए और वो खाली पड़े वहां पे पद। नई कॉलेजेस खोल दी और उनमें आज भी कोई पढ़ाने वाला टीचर तक नहीं है वहां पे। और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वैसे तो दिखावे के लिए सरकार कह रही है 27 कॉलेजें खोल दी। केंद्र सरकार ने उनको बजट भी भेज दिया उन कॉलेजेस के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40 का उसमें रेशियो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 60% के हिसाब से पूरा बजट केंद्र सरकार ने इनको भेज रखा। उसके बावजूद राज्य सरकार उसमें बहुत ढिलाई बरत रही है और अभी तक कोई भी उनके लिए कोई वो नहीं है। और नर्सिंग ट्यूटर को तो गैजेटेड भी नहीं बनाया गया अभी तक। साथ में काफी समय से इन्होंने घोषणाएं कर रखी हैं। उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस में भी सारी की सारी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब पोस्टें लगभग खाली पड़ी है। नई मेडिकल कॉलेज खूब सारी खोल दी। खूब इस तरह की जो नई विज्ञप्तियां जारी होनी है, आयुर्वेद डॉक्टर्स की, आयुर्वेद नर्सेज की, जितने भी डेंटल डॉक्टर्स की है, चाहे जितनी भी वैकेंसीज हैं, रिक्त पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनका नई भर्ती निकालने का नाम नहीं है। निकालते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर निकालते हैं। हम नर्सिंग ऑफिसर और इनमें सभी में जो है पद शायद नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, तो पद वृद्धि हमारी इसमें सभी भर्तियों में पद वृद्धि करते हुए वैकेंसीज निकालने की बात थी, जिसमें से अभी 4 विज्ञप्तियां जारी हुई हैं और 3 विज्ञप्तियां और जारी होने की संभावना है। इसी सप्ताह में, अगले में पूरी संभावना बताई इन्होंने और हमें वादा भी किया है। इससे पहले सीएमओ में 3 बार हमारी बैठक हो चुकी है और अब चौथी बार ये वार्ता पे हमें बुला रहे हैं। 3 बार, हर बार जब भी बैठक हुई है एक विज्ञप्ति जरूर जारी हुई है। हालांकि ये इसलिए जारी करते हैं कि कैसे भी इनको एक बार रोका जा सके। हमें रोकने के हर तरीके के प्रयास हो रहे हैं। संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनके नियमितीकरण के लिए लगातार मैंने मांग उठाई। बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों ने आंदोलन भी किया। पूरा ये जो साइकिल यात्रा थी उसमें भी ये सबसे मुख्य मांग थी। और हालांकि इन्होंने परमानेंट का उसमें किया है, लेकिन परमानेंट संविदा कर्मियों को किसी को किया ही नहीं है देखा जाए तो। इन्होंने बहुत ही बड़ा बेवकूफ बनाने का काम किया है। संविदा कर्मियों के लिए जो एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें सभी लोगों को नियमितीकरण के हिसाब से लिया गया था, तो ये लोगों ने कुछ नहीं उसमें सिर्फ बेवकूफ बनाया है। वो सैलरी पे स्केल भी बहुत कम कर दी, 9, 18, 27 के हिसाब से संविदा के ही पद पे इनको परमानेंट कर दिया, ना कि स्थायी पद पे इनको परमानेंट करने का काम किया है। मतलब सैलरी इतनी कम रख दी कि कोई चाहे तो भी परमानेंट नहीं होना चाहेगा। तो बहुत ही घटिया तरीके से इन्होंने उसको सिस्टम को किया और सरकार ने श्रेय लेने का काम किया। दीपावली से पहले वाले दिन न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे आता है कि 1 लाख संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जबकि आप देख लीजिए, चाहे पैरा टीचर्स हो, विद्यार्थी मित्र हो या एनएचएम के सारे संविदा कर्मी हो, सबके सब एक साथ स्ट्राइक पे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा, जब समझ में आया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। और जबकि मैंने सबको कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022
जो सर्विस रूल्स बनाए गए थे वो बिल्कुल फर्जी निकले इनके, बिल्कुल बेवकूफ बनाने का एक तरीका निकला। उतनी सैलरी इंक्रीमेंट लग लग के 9 साल बाद वैसे ही एक संविदा कर्मी की पहुंच जाती है 18,900 जैसे किसी के लिए किया गया है, तो वो वैसे ही 10,000 किसी की 22,000 सैलरी हो रही है, तो वो तो इंक्रीमेंट लग लग के उससे ऊपर 1,000 रुपए उल्टा बढ़ते हुए 9 साल बाद वैसे ही सैलरी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है संविदा कर्मियों को भी। और ओबीसी आरक्षण सरदार का जो शहर मुद्दा पहुंचे है हुए हैं, सरदार शहर पहुंचे हुए हैं भरत, सरदार शहर में किस तरह विरोध हाँ दर्ज कराया जा रहा है? जी, हम लोग लगातार अब चुनाव प्रचार भी शुरू करेंगे, सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया है वैसे आज से हमने। और 2 दिन इन लोगों को समय दिया था, तो जो भर्तियां थी वो सारी की सारी लिखित परीक्षा से हम चाहते थे चिकित्सा विभाग की। बाकायदा हमने नियम भी जारी करवा लिए 2 महीने पहले, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। लगातार हमारा 2 साल से आंदोलन चल रहा था, जिसमें बड़े स्तर पे आंदोलन किया गया था और लिखित परीक्षा से सभी भर्तियों को कराने के लिए एक आदेश जारी किया गया कार्मिक विभाग के द्वारा, जो हमारी बहुत बड़ी जीत थी। उसके बावजूद अब आने वाली 3 भर्तियां हैं वो तो शायद सारी की सारी लिखित परीक्षा से ये करने जा रहे हैं, जबकि इससे ऊपर के ग्रेड लेवल पे जिनकी 3600 पे ग्रेड या उससे ऊपर की पे ग्रेड की जो वैकेंसीज है उनको ये मेरिट से कराना चाह रहे हैं। मेरिट से कराने से ये नुकसान है कि भी पूरे बाहर से फर्जी डीम्ड यूनिवर्सिटियों से इन सभी से फर्जी डिग्रियां लोग बनवा के ले आते हैं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फर्जी एजेंसियों के थ्रू काम करके गवर्नमेंट में, और किसी भी तरीके से घुस के पीपीपी मोड के हो या ठेका कर्मी बन के और फर्जी सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र बन के और 1 साल के 10 अंक बोनस ले लेते हैं, 2 साल के 20, 3 साल के 30। इस तरीके से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गांधीवादी नीति और ईमानदार मुख्यमंत्री बताया जाता है, जबकि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल इनकी आंखों के सामने चल रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फर्जीवाड़े के खिलाफ हमने आंदोलन किया, भर्तियों के नियम बनवाए, फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बनवाया, लेकिन वो कानून भी धरा का धरा रह गया। इनके सामने भ्रष्टाचार होगा और फर्जीवाड़ा होगा इस तरह का। तो अब जो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, प्रचार शुरू कर रहे हैं, हर एक गांव ढाणी ढाणी डोर टू डोर कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, और अब बहुत बड़े स्तर पे सरकार को इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है। और दूसरी बात यह है कि ये तो चुनाव है ही, आगे 2023 का चुनाव भी जल्दी नजदीक आ गया है, और उससे पहले सड़कों पे भी हम लड़ेंगे, अंधाधुंध आंदोलन करेंगे। और जो इनकी जो यात्रा आएगी, अभी जो राजस्थान में यात्रा आएगी, वो भी सोच समझ के निकाले सरकार। यात्रा को हम दिखाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा को जो लेकर आ रहे हैं। ये भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। आप रोजगार दीजिए, आप संविदा कर्मियों को जोड़ने का काम कीजिए, बेरोजगारों को आपसे जोड़ने का काम कीजिए, आप उनके लिए काम कीजिए ना, ऑटोमेटिक जुड़ेगा। भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं है अपन को। आज ये यात्रा निकालने का काम कर कहां रहे हैं? ओबीसी वाले युवा हैं, वो सारे इनसे आज खिलाफत में आ गए, क्योंकि ओबीसी का जो मामला चल रहा है विसंगति का, इतनी बड़ी विसंगति कर दी, एक भी नया फ्रेशर युवा सेलेक्ट होकर नहीं आ पा रहा है वैकेंसीज में। इस तरह के नियम डाल दिए उन्होंने, क्योंकि इसमें भूतपूर्व सैनिक भाइयों को जबरदस्ती इसमें मर्ज करके और 12.5% जो उनका आरक्षण है वो सेपरेट था, जबकि इनको कैटेगरीज में ही मर्ज कर दिया जानबूझ के, जिससे किसी भी तरह से इनको आपस में फिर आगे चल के सारे भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से ज्यादा आते हैं, 70% ज्यादातर में से, तो वो ओबीसी वर्ग में सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर नए युवा का ओबीसी वाले का एक का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। और इसी तरह से एमबीसी को भी हालांकि नुकसान है, इसमें एससी एसटी को भी नुकसान है और जनरल को भी नुकसान। बिल्कुल, विरोध तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो है घर घर जाकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। भरत, ओबीसी आरक्षण को लेकर सड़कों पे उतरे हो, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जा रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री ही ओबीसी आरक्षण को लेकर आमने सामने हो गए हैं। बिल्कुल सर, ये इसमें जातिवाद का जहर भी घोला जा रहा है। और जैसे कुछ तो ओबीसी वर्ग के ही आपस में लड़ने लग गए। अभी वो तो कह रहा है कि मैंने करवा दिया, वो कह रहा है मैंने करवा दिया, श्रेय लेने का काम, जबकि इनका कोई विशेष रोल नहीं रहा है। जो रोल, असली रोल था वो युवाओं का रोल था। और जो मंत्री हैं जैसे सरकार में बैठे, वो खुद स्वयं कुछ एक श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको तो एक फोन में उनके कहने पे मुख्यमंत्री जी चाहें तो ओबीसी का 2 मिनट में समाधान कर सकते हैं। जबकि एक तरफ तीसरी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं हमने मुद्दा उठाया था। अरे भैया, मुद्दा उठाया तो अब तक समाधान क्यों नहीं? कोई किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया ढंग से। अगर मूलभूत तरीके से वास्तव में ओबीसी के युवाओं के लिए आज मुद्दा उठता, तो किसी मंत्री की औकात थी क्या दूसरे वाले की, जो उसके बीच में इंटरफेयर कर देता? और जो इंटरफेयर कर रहे हैं उनको पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास जी है, उनका बार बार इसमें ओबीसी वाले में आता रहता है, गुड्डा जी का आता रहता है स्टेटमेंट। क्या है इनके पास? हर बार काम क्या है? सिर्फ
बड़बोलापन है। आज तक इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। किसी को कहते हैं, सीएचए वालों को कहते हैं फर्जी लोगों के पास चले जाते हो तुम, नहीं तो मैं करवा देता तुम्हारा काम। आज तक हुआ क्या है? प्रताप जी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करी हैं जीवन में, आज तक हर चीज को अटकाने का काम किया है। उनको ये नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ईडब्ल्यूएस भी जनरल कैटेगरी में ही आता है एक तरीके से देखा जाए तो, और ईडब्ल्यूएस में राजपूत भाई भी आते हैं, ब्राह्मण भाई भी आते हैं और बनिया भाई भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। और नुकसान ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ही हो रहा है सबसे ज्यादा इस चीज से। और थर्ड पे देखा जाए तो एमबीसी को, और फिर उसके बाद एससी एसटी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग से आते हैं और आज उनके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे इस वजह से। और इस तरह से ये जो प्रताप जी और ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बाकी इन्होंने आज तक कभी गरीब का शायद साथ ही नहीं दिया, नहीं तो इनका इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। ये कह रहे हैं मैं दुश्मन नहीं हूं, मेरे तो सब दोस्त हैं, फलानी जाति के दोस्त हैं, तो फिर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो बार बार इस तरह से? भूतपूर्व सैनिक हमारे, मेरे घर में कम से कम 10 भूतपूर्व सैनिक है और मेरे पूरा खानदानी में तो झुंझुनू से हूँ। आधे आधे खानदान हमारे झुंझुनू वालों के, आधे तो हमारे जितने शहीद नहीं है किसी के घर में। हमें पता है ना 12.5% जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे लड़वाने का काम और कर रहे हैं ये, जबकि गुड्डा जी कह रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के कोटे के साथ एक भी छेड़छाड़ हुई तो, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भैया इतने दिन कहां चले गए थे? पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतने लोग लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर, हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, उनके उदयपुरवाटी क्षेत्र से इतने लोग लगे हुए हैं, तो वो आज कह रहे मैं भूतपूर्व सैनिकों के साथ हूं। अरे भैया तुम पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए तो कभी तुमने मांग नहीं की। उनके आज तक कोई कैंटीन नहीं है, जो आर्मी कैंटीन होते हैं उस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिस्काउंट सीडीएस कैंटीन होती है, उनकी इतनी मांगे हैं, उन पे तो आज तक तुमने चू नहीं बोला। और अचानक से तुम्हें भूतपूर्व सैनिक इसलिए याद आ गए क्योंकि तुम्हें ओबीसी के आरक्षण के मामले में बोलना था और अपने आप को हाईलाइट करना था। राजेंद्र गुड्डा जी का काम है सिर्फ खुद को हाईलाइट करना, चाहे उसमें कुछ भी स्टेटमेंट देना पड़े। कभी गहलोत जी के साथ हो जाते, कभी पायलट जी के साथ हो जाते, कभी किसी के साथ हो जाते, उनका तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है, बेमतलब की बातें करवा लो उनसे बिठा के। और से लेकर सदन तक बेरोजगार जो है आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन का लॉलीपॉप उनको मिलता जा रहा है। आखिर सुनवाई कब होगी? आपने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, उस वक्त भी केवल आश्वासन मिला, लगातार धरने प्रदर्शन के लिए साइकिल यात्रा निकाली, लेकिन केवल आपको आश्वासन मिल रहा है सिर्फ। जी बिल्कुल सर, ये इन्होंने क्या है, ओबीसी विसंगति थी तो उसके लिए देखिए आप, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कह दिया कि इसका जल्दी समाधान हो जाएगा और जल्द ही ओबीसी का जो ये है इसमें संशोधन करके कर दिया जाएगा। ट्वीट कर दिया, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में एक मंत्री के बोलने मात्र से वो लोग रुक गए। मतलब आपकी जबान है वो एक बात और एक बाप वाली बात आ जाती है अगर कहे तो। ये कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक बात और एक बाप होना चाहिए। अब ये खुद तो देखो, खुद की बात ही नहीं पे ही नहीं टिक रहे, ट्वीट करके बाकायदा एक सीएम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होना और फिर आज वो चीज नहीं हो पाना। इतने लंबा अरसे से नई नई भर्तियां आ रही हैं, रेट आ गई, आगे कितनी भर्तियां हैं, पीटीआई भर्ती, सभी में जो ओबीसी के युवाओं को, ईडब्ल्यूएस के युवाओं को जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है, उसकी शैडो पोस्ट क्रिएट करवा के और जल्द से जल्द उन पे नियुक्ति देनी चाहिए थी इनको। जबकि ये पुराना मामला ही सोल्व नहीं कर पा रहे, तो आगे चल के करेंगे क्या? ओबीसी वाला जो समय सीमा वाला था वो तो हमने लड़ झगड़ के कैसे जैसे करवा लिया, वो भी इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि मैंने सीएचओ भर्ती और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में पहले ही इसी का समाधान कार्मिक विभाग से करवा लिया था। अगर वो भी राजनीतिक मुद्दे में अगर घुस जाता तो ये मंत्री उल्टे सीधे बयान देते और 100% वो भी बिगड़ता मामला। मैंने चुपके से उस टाइम करवा लिया आंदोलन कर आके विभाग से, और वो हो गया। उसी के आधार पे इनको मजबूरन इसमें नई वाली जो पशुधन सहायक हो, चाहे अनुदेशक भर्ती हो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, चाहे ये वीडियो भर्ती हो, तीनों में इनको मजबूरन करना पड़ा और आगे के लिए भी इनको परमानेंट फिर वो नियम बनाना पड़ा, क्योंकि एक बार कर दिया तो अब ये जाएंगे कहाँ? तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, इनको पता था। तो इस तरह से कैसे जैसे करके हमने करवा लिया उस वक्त, जो करवा लिया। नहीं तो कोई लोग आते उसमें बड़े बड़े मंत्री स्टेटमेंट देते, कोई बेरोजगार नेता आते, बड़ी बड़ी राजनीतियां चलती, पॉलिटिक्स चलती, इसी तरह के जो है नाटक चलते रहते हैं। सारी भर्तियां अटकी पड़ी हैं, नई भर्तियां। अब रेट का देखो, अभी तक अभ्यर्थना नहीं भेजी और पद और घटा दिए, उल्टा पद बढ़ने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन कर रखा है। एक तरफ कहते हैं संविदा के खिलाफ है सरकार, प्रियंका गांधी जी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कहती हैं कि भाई हम लोग संविदा के फील्ड के खिलाफ है, हम संविदा पे एक भी भर्ती नहीं होने देंगे। जबकि राजस्थान में 93,000 विद्या संबल योजना के शिक्षकों की भर्तियां करने जा रही है, 10,000 जो अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की भर्तियां जो है वो करने जा रहे हैं। जबकि वो 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्तियां स्थायी कराने की बात हमारी हुई थी सरकार से। बीडी कल्ला जी है, वैसे तो डोटासरा जी के सब पीछे पड़ गए थे और डोटासरा के पीछे पड़ गए थे सभी, अभी बीडी कल्ला का भी घेराव होना चाहिए।
तो सभी युवाओं से मैं इस माध्यम से TV9 भारत के माध्यम से, TV9 राजस्थान के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उनको इस बीडी कल्ला के भी अब पीछे पड़ना पड़ेगा और इनका भी घेराव करना पड़ेगा। ये जो शांति से चुपचाप बिना स्टेटमेंट दिए चुपचाप अपना जिंदगी बिता रहे हैं ना, इनकी जिंदगी भी हम हराम करेंगे। बीकानेर में भी जाएंगे, चूरू में भी जाएंगे और इनकी भी लंका लगाएंगे ढंग से। आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरदार शहर उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस जीत के दावे कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगार उस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों की ओर से सरदार शहर में घर घर जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब जीत का दावा करने वाली कांग्रेस इस उपचुनाव को कैसे जीतेगी, ये संशय बना हुआ है। भरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया TV9 राजस्थान से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत।